नमस्कार, आप सुन रहे हैं डिस्कवरी आईएएस पॉडकास्ट, एक ऐसा मंच जहां हम सिविल सेवा की तैयारी को सरल, स्पष्ट और मार्गदर्शक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज हमारे साथ हैं एक प्रेरणा स्रोत, शिक्षाविद और हजारों विद्यार्थियों के मार्गदर्शक सीपी श्रीवास्तव सर। दोस्तों, आज हमारा पहला एपिसोड है, तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कवरी आईएएस और सर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। डिस्कवरी आईएएस सिविल सेवा परीक्षार्थियों के लिए पिछले 22 वर्षों से परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला एक प्रतिबद्ध कोचिंग संस्थान रहा है, जहां से अभी तक हजारों विद्यार्थी सफल हुए हैं। और इसी क्रम में छात्रों की जरूरतों और उपयोगिताओं को ध्यान में रखते हुए सीपी श्रीवास्तव सर के मार्गदर्शन में जो डिस्कवरी आईएएस है, वह अपने एक पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, सर संवैधानिक और शासन संबंधी विषयों पर विशेष ज्ञान रखते हैं और उनके लेख और व्याख्यान इस विषयों पर केंद्रित रहते हैं। सर ने नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, हांगकांग, बैंकॉक, पेरिस, ह्यूस्टन आदि के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आप देखेंगे तो तकनीकी और अकादमिक सत्रों की अध्यक्षता भी की हुई और रिसर्च पेपर भी अपने प्रस्तुत किए हुए हैं। दोस्तों, इसके अलावा सर द हिंदू, दैनिक जागरण और अमर उजाला सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं हैं जिसमें नियमित रूप से अपने लेख लिखते रहते हैं और वो प्रकाशित होते हैं। दोस्तों, आज हमारा जो पहला एपिसोड है, हम सर से जो है कुछ प्रश्न करेंगे और सर से जानने का प्रयास करेंगे कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत का विचार आपके मन में सर कैसे आया। तो सर, प्लीज एक बार हमारे श्रोताओं को बताइए कि आखिर में आप के लिए क्या प्रेरणा रही इस पॉडकास्ट को शुरू करने का। थैंक यू पुनीत। सबसे पहले तो सभी छात्रों को, सभी श्रोताओं को, सभी व्यूअर्स को मेरी शुभकामनाएं। पहली बात तो यह है कि यह जो सोच है पॉडकास्ट की, जैसा कि तुमने पूछा कि कहाँ से आई है सोच यह, जी सर। इसमें कई बातें मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि मेरा जो अनुभव है 20-25 सालों का सिविल सेवा के छात्रों को गाइड करने का, जी सर। उस अनुभव के आधार पर मैंने बहुत सारी चीजें महसूस की। हाँ सर। कि कुछ बातें हम क्लास में तो बहुत अच्छी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सर। सिलेबस को कवर करते जी हैं, सर। गूढ़ बातों का विश्लेषण कर लेते हैं। हाँ। लेकिन चयन के लिए, सिलेक्ट होने के लिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो होती तो बहुत बारीक है, जी सर। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल। अब उनको हम क्लास में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ना छात्र उसको समझ पाता है, ना टीचर उसको एक्सप्लेन कर पाता है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो सिलेक्शन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में हो सकता है उसका बहुत विस्तार से उसमें शामिल नहीं होता। एक बात तो वह थी कि कुछ ऐसे कनेक्शन हो छात्रों के साथ, ऐसा कनेक्ट हो जो मैं या हमारी जो टीम है अपनी, वह सब मिलकर छात्रों के साथ कनेक्ट भी हो और उनको ये बताने की कोशिश करें कि उन बारीक चीजों का हम समाधान या बारीक समस्याओं का समाधान कैसे। एक तो विचार यह था। हाँ। दूसरा यह था कि मेरे जो बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या स्टूडेंट्स रहे, जो अब तो बहुत लोग काफी सीनियर पोजीशन पर आ गए। हाँ सर। सबों ने समय समय पर मुझे ऐसे एक तरीके से मोटिवेशन कह सकते हैं। हाँ सर। और जो छात्रों की रिक्वायरमेंट है, जो आज के प्रशासन की रिक्वायरमेंट है, हाँ सर। उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिया कि सर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे कि आप स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो जाएं और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान आप कर पाए। तीसरी बात यह आ रही है मेरे दिमाग में कि कई बार ऐसा होता है कि जो मैंने महसूस किया। हाँ सर। कि स्रोत बहुत हो गए आजकल, पिछले 5-7 सालों में देखें तो पढ़ने वाले स्रोत बहुत हो गए पहले की तुलना में। हाँ सर। कोचिंग का दायरा बहुत बड़ा हो गया, स्टडी मटेरियल बहुत सारे हैं, छात्र पढ़ भी रहे हैं बहुत, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, रिजल्ट नहीं आ रहे। मैंने अक्सर क्लास में ये कहा है कि हमारे पास संसाधन ज्यादा हो गए लेकिन हमारा रिजल्ट कम हो गया, खासतौर से हिंदी माध्यम। अब हमने उस पर दोषारोपण कर दिया कि माध्यम है, चूंकि हिंदी है इसलिए रिजल्ट नहीं आता। लेकिन हमने उन बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया शायद कि वो कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको हम टीचर के साथ कनेक्ट होकर अपनी समस्याओं का समाधान कर ले तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये भी एक कारण था। मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है जिसमें कि छात्रों के साथ अच्छा कनेक्ट होगा और फिर हम उनकी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। इंटरेक्ट तो मैं करता ही हूँ छात्रों के साथ रोजाना, तो यह इंटरेक्शन का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा जहां तक मुझे लग रहा है। अच्छा, अब ये कितना सफल होता है ये तो बाद में देखेंगे। ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है, जर्नी है। इट इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। तो एग्जैक्ट सर, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि मेन मोटिव या हमारा जो उद्देश्य है पॉडकास्ट का, उसको आप सिर्फ जो है कुछ लाइनों में सर व्यक्त करें कि क्या है मेरा मेन मोटिव।
मेन मोटिव हमारा यह है कि जैसा भी मैंने कहा हाँ कि डाउट क्लियरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाँ होती है। हाँ जो हमारे आसपास घटनाएं हो रही हैं उनकी समझ हमारे पास होनी चाहिए। जैसे मैं अक्सर क्लास में एक इक्वेशन बताता हूं कि नॉलेज प्लस क्रिटिकल थिंकिंग इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे पास नॉलेज तो मिल जाती है क्लास से, जी सर। थिंकिंग एबिलिटी कैसे डेवलप होगी ये नहीं समझ में आता। बिल्कुल सर। ये हमारा काम होगा कि उसको थिंकिंग एबिलिटी कैसे डेवलप करानी है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ताकि उसकी समझ विकसित हो जाए। एक बार अगर समझ विकसित हो गई तो फिर उसको सेलेक्ट होने में समस्या नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग विषयों पर जो घटनाएं हो रही हैं उनको शामिल करते हुए, है ना, और उसके आधार पर हम लोग दृष्टिकोण का विकास कैसे करेंगे, सोचने की क्षमता कैसे विकसित करेंगे, लेखन शैली कैसी होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए। भाषा के साथ समस्या क्या है कि भाषा आजकल जो यूपीएससी की भाषा हो रही है, जी सर, वो हम आमतौर पर समझ नहीं पा रहे। जैसा मैंने महसूस किया था कि हर जगह वो समस्या आ रही कि पढ़ तो लिया है लेकिन उसकी मांग समझ में नहीं आ रही भाषा। उस पर भी हम लोग उसको भी डिकोड करेंगे। ये सारे उद्देश्य है। अच्छा, तो आपने समझा होगा सर के द्वारा कि जो यह पॉडकास्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब सर के द्वारा इसमें भिन्न भिन्न टॉपिक पर जो है भिन्न भिन्न पॉडकास्ट लिया जाएगा और उसमें सर डिस्कस करेंगे हर एक जो है पहलू को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। सर एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है बच्चों का कि जब हम पढ़ाई करते हैं और मतलब अपने यूपीएससी की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला हमारा जो है पड़ाव क्या होना चाहिए सर? जैसा कि हमारा पॉडकास्ट बिल्कुल जो है ओरिएंटेड है सर कि हम सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने पॉडकास्ट को जो है उस डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो सर सबसे पहले उस उद्देश्य को आप बताएं सर कि हमारा उद्देश्य कैसा होना चाहिए तैयारी शुरू करने। ठीक है, तैयारी शुरू करने के लिए एक जो बड़ा कॉमन सा एक कॉमन परसेप्शन इसको कहेंगे वो है, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं होता हूं और मैंने क्लास में बहुत बार कहा भी है कि हर व्यक्ति यह कहता है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, जरूर सर जरूर, लेकिन हर व्यक्ति यह कहना चाहता है कि आप जब तैयारी करेंगे अपनी रणनीति बनाए। बिल्कुल, वो चाहे शिक्षक बनाए या छात्र खुद से बनाए। मेरा मानना यह है कि चूंकि जब से संघ लोक सेवा आयोग काम कर रहा है या राज्य लोक सेवा आयोग काम कर रहा है तब से उसको जिन अधिकारियों की आवश्यकता है उन अधिकारियों में जो गुण होने चाहिए उसकी जांच करना उसका काम है। उसने पहले से स्ट्रेटजी बना रखी है। हमारा उद्देश्य यह है, हमारा काम यह है कि हम छात्र को उस रणनीति की पहचान कराते, न कि हम अपने से रणनीति बनाने लग जाए। जरूर सर। तो पर्पस यह है इसका कि हम जब तैयारी शुरू करनी है किसी को भी, उसको यह समझना होगा कि संघ लोक सेवा आखिर चाहता क्या है, आयोग परीक्षा क्या चाहती है, क्या देखना चाहती है। तो वह देखना चाहती है अधिकारी का दृष्टिकोण, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जिसको हम कहते हैं, अधिकारी तंत्रीय जिसको कहा जाता है अभिवृत्ति, है ना, एटीट्यूड पढ़ना भी है, सिलेबस का पार्ट भी है। तो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड कैसा है, पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा है, ब्यूरोक्रेटिक कैसा है, दृष्टिकोण कैसा है, ये सारी बातें वो देखना चाहता है अपने प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्न भले इतिहास का हो, भूगोल का हो, लेकिन मूल बात उसमें वही होती है। तो स्ट्रेटजी की समझ विकसित करना कि उसकी परीक्षा की रिक्वायरमेंट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखना। जिसके लिए दो काम करना है। पहला काम यह करना है कि सिलेबस को डिकोड करना है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस से हमें यह पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है। बिल्कुल सर। और जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं तो उनसे हमें यह पता चलता है कि हमें कितना पढ़ना है उस विषय। इन चीजों की समझ सबसे पहला चरण है जिसमें इन चीजों की समझ होनी चाहिए कि किसी विषय में हमें कौन सी चीज पढ़नी है, कितनी पढ़नी है और क्या पढ़ना है। सर अब तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया, तो एक प्रश्न मेरे मन में फिर जो है उठ रहा है कि सर सोर्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के बीच में कि मार्केट में सर मटेरियल्स बहुत हैं, है ना, हम कौन से सोर्स को चूज करें जो हमारे लिए सबसे उपयोगी हो सर, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सोर्स में क्या है, सोर्स की बात जहां तक आ रही है उसके पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं। हाँ सर। कि सिलेक्शन की पहली पूर्व शर्त जी सर है कि जो कैंडिडेट है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। हर जगह कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए स्रोतों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है
विश्वसनीय स्रोत पर विचार करना। स्रोत तो बहुत हो सकते हैं, बिल्कुल, खासतौर से ऑनलाइन सिस्टम आने के बाद तो स्रोत तो बहुत हैं, लेकिन विश्वसनीय स्रोत कौन से, इस पर पहले विचार करना। जी सर। दूसरी बात है कि हमें स्रोत ऐसा चुनना होगा जो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दे। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं कि पहले की तुलना में अब छात्रों में एनसीईआरटी को पढ़ने की जो ललक पहले होती थी, वो अब शायद नहीं होती है। अब हम दूसरे पर डिपेंड कर जाते हैं कि कोई और एनसीईआरटी का नोट्स बना दे, समरी कर दे, कहीं कोई क्लास कर रहा है तो एनसीईआरटी क्लास कर ले। तो सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि एनसीईआरटी की किताब पहले खुद से पढ़ी जाए, खुद से उसको समझा जाए। जी सर। और वो समझने का फायदा यह होगा कि एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों होगा, क्योंकि उसमें बच्चों को समझाने के लिए जो बातें कही जाती हैं बहुत बुनियादी होती है। बुनियादी समझ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है पुनीत कि मैंने क्लास में कई बार कहा है कि हमारे यहाँ जो पढ़ने का तरीका है वो यह है कि जो हमने कक्षा 6 में पढ़ा वो 7th में नहीं पढ़ते, जो 7th में पढ़ा वो 8th में नहीं पढ़ते, जो 8th में पढ़ा वो 9th में नहीं पढ़ते। तो जब तक हम 12th करते हैं तब तक हमारी बुनियाद समाप्त हो जाती है और हमारे पास वो कॉन्सेप्ट नहीं रहता। तो हम ऊपर की चीजें तो समझ लेते हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता उसमें। वो बुनियाद बनाएगी एनसीईआरटी की तैयारी। एक उदाहरण के तौर पर, एनसीईआरटी पर तो हम लोग विस्तार से बात करेंगे ही, है ना, कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा, एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका क्या होता है, आगे किसी एपिसोड में हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करने के बाद पहला चरण तो यह हो गया कि आपको सिलेबस को देखना है, कितना क्या पढ़ना है, पीवाईक्यूज देखना है, कितना पढ़ना है, स्रोत देखने हैं कि विश्वसनीय स्रोत कौन से हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक एनसीईआरटी की किताब है। इसके बाद आपको कुछ टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत है, कुछ रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत है। तो हम लोग किसी एपिसोड में आपस में चर्चा करके अभी बात करेंगे कि टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक में अंतर क्या होता है, बिल्कुल, और उसको पढ़ने का तरीका क्या, जरूर जरूर सर। तो सर के द्वारा आपको बताया गया कि मुख्य रूप से आपको किन सोर्स को ध्यान में रखना है, और आगे जैसा कि सर के द्वारा बताया भी गया कि हम अगले पॉडकास्ट में एक एक करके सभी बातों को जो है कंपाइल करेंगे। अब सर इस पॉडकास्ट को हम अगले चरण में ले जाना चाहते हैं, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो नेक्स्ट हमारा पॉडकास्ट आएगा सर, वो किस पर बेस्ड होगा सर? थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को हिंट करें सर। ठीक है, उसके पहले एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, जरूर सर, जरूर। अगला पॉडकास्ट जो होगा वो तो ठीक है। यह बताना चाह रहा हूं कि जैसे कोई ऐसा एक फिक्स्ड पैटर्न जी सर मेरे दिमाग में तो नहीं है कि पहले एपिसोड में यह, दूसरे में यह, तीसरे में यह। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यह इंटरैक्टिव इसको बनाने की जरूरत है। सर, और मुझे ऐसा लगा कि इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कनेक्शन की जो मैं बात कर रहा था, कि छात्रों से प्रश्न मांगे जाएंगे। जो स्टूडेंट हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, दे आर फ्री टू सेंड देयर क्वेश्चंस। कमेंट बॉक्स में तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो प्रश्न पूछ सकते हैं। जो अपनी टीम होगी वो उसको फिल्टर कर लेगी कि क्या रेलेवेंट क्वेश्चन है, और उसके क्वेश्चन के आधार पर मैं कोशिश करूंगा कि एपिसोड को डिजाइन कर लिया जाए, ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। इस बजाय इसके कि हम अपनी तरफ से कुछ ज्ञान दे दें, उससे अच्छा है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर हो जाए तो उनके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। लेकिन कुछ बुनियादी चीजें हैं जो एपिसोड वाइज होनी चाहिए। जी सर, वो तो बात सही है। तो अगला जो होगा पॉडकास्ट, मुझे लग रहा है कि अभी का जो समय है जी सर, उसमें एक जो बहुत गंभीर चुनौती जो मैंने भी महसूस की जी सर, वो यह है कि कहना तो बहुत आसान है कि ऐसे ऐसे तैयारी करनी है, विश्लेषण कर लो, ये कर लो। सबसे पहली समस्या आ रही कि पहला चरण ही हिंदी वालों का नहीं हो रहा, प्रीलिम्स। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों नहीं हो रहा प्रीलिम्स? क्लास में अभी कुछ समय पहले ही मैंने क्लास में कहा है प्रीलिम्स की परीक्षा के बाद कि बहुत सारे छात्रों ने कहा कि सर 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, 4 स्टेटमेंट हैं, 3 स्टेटमेंट हैं, 2 पर तो पूरी पकड़ है, तीसरा स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा। 4 अगर ऑप्शन है तो 2 पर पकड़ है, तीसरा समझ में नहीं आ रहा। इस तरह की जो एक बारीक समस्या है वो है। मैंने क्लास में एक बार उदाहरण भी दिया था कि हम बारीक चीजों को छोड़ देते हैं पढ़ने के दौरान। जैसे है क्या, एक उदाहरण के तौर पर बात करें कि मान लो लोकसभा अध्यक्ष पर कोई प्रश्न है जी सर, या संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पर कोई प्रश्न है जी सर, तो हमने अनुच्छेद 108 पढ़ लिया। 108 की जितनी बातें हैं वो पढ़ लिया कि किन किन कारणों से गतिरोध हो सकता है जिस पर संयुक्त बैठक होगी। हमने एक जगह रट लिया है कि लोकसभा अध्यक्ष उसकी बैठक की अध्यक्षता करता है, राइट।
लेकिन अनुच्छेद 108 में यह लिखा नहीं है कि उस प्रक्रिया के नियम कौन बनाएगा जी। जिस प्रक्रिया से संयुक्त बैठक में प्रक्रिया चलेगी उसके लिए नियम कौन बनाएगा। उसके लिए नियम बनाएगा राष्ट्रपति, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 118। तो हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता, हमने 4 बातें उसकी रट ली हैं और बारीक चीज को छोड़ दिया। और शायद वही बारीक चीज कमीशन को दिखती है, परीक्षक को, जो उससे पिकअप करता है। इसका कारण क्या है कि सामान्य व्यक्ति की दृष्टि और एक प्रशासक की दृष्टि में तीक्ष्णता का अंतर है। प्रशासक की दृष्टि बहुत तीक्ष्ण होनी चाहिए, पेनिट्रेटिंग होनी चाहिए, कि ढूंढकर बारीक चीजों को ढूंढ। तो अगला जो एपिसोड हम लोग करेंगे उसमें मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि प्रिलिमिनरी एग्जाम की आवश्यकता क्या है, हमें करना क्या चाहिए, उसका सिलेबस कैसे डिजाइन हुआ है, क्यों ऐसा सिलेबस डिजाइन है, और तैयारी के दौरान किन किन बातों को पहले फोकस किया जाना चाहिए, कैसी किसी विषय की बारीक चीजों की समझ होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स होगा उसमें अखबार का यूज हम कैसे कर सकते हैं, सब सारी बातों का उसमें इंक्लूड करते हुए हम लोग बात करेंगे अगले एपिसोड। उसके बाद जैसा देखता हूं मैं कि कैसा रिस्पांस आता है व्यूअर का, उसके हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि इट इज नॉट द प्रोजेक्ट, इट इज अ जर्नी। तो वी विल स्टार्ट एंड वी विल इवॉल्व स्लोली एंड ग्रेजुअली। ओके, तो आपने समझा होगा सर के द्वारा कि यह प्रोग्राम कैसे रन करने वाला है, और मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करना चाहूंगा, सर के द्वारा भी इस बात का स्पष्टीकरण किया गया है कि आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे द्वारा जो भी आपको जो है वीडियोस वगैरह दी जाती है क्वेश्चन के लिए, वहां अपने क्वेश्चन को जरूर कंपाइल करें। उसी क्वेश्चन के आधार पर ही हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट को प्लान करेंगे। तो आप इस प्रकार से हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं और इजिली जो है आप हमसे जुड़कर इन सभी चीजों का लाभ ले सकते हैं। तो सर अब इस पॉडकास्ट को हम यही रोकना चाहेंगे, मिलते हैं हम लोग अपने एक बार और एक चीज, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके सर, ओके सर। मैं ये कहना चाहूँ, क्लियर कर देता हूँ कि इस पॉडकास्ट के जितने भी एपिसोड हैं इसको एक माध्यम तक सीमित नहीं रखेंगे हम। सर। और इसमें ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे कि हिंदी वालों के लिए ही है या अंग्रेजी वही, सभी के लिए है। कोई भी व्यक्ति जो सिविल सेवा से जुड़ना चाहता है, वह है एकेडमिक्स का कोई व्यक्ति है ना, किसी भी फील्ड का है, अगर उसको आसपास की घटनाओं की समझ होती है, किसी जगह उसको दिक्कत आ रही है, उस सभी लोगों के लिए सुटेबल होगा, लाभकारी होगा। बीच बीच में हम लोग, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छे एक्सपर्ट भी हमारे साथ रहें, जरूर सर, ताकि हम लोग उसको और बेहतर बना सकें, हर समय बेहतर। बिल्कुल जी सर। तो आपने बिल्कुल जो है सर से समझ लिया होगा कि इसका उद्देश्य क्या है और हम आगे क्या प्लान करने वाले हैं, और आशा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और इस सेशन का आपको जरूर लाभ होगा अगर आप हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद आपसे। धन्यवाद।